Once again, good evening, salam, namaste, sat sri akal and केम छो। आप सब के लिए मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में बोला है कि आप सबको लगे कि मुझे हर लैंग्वेज से प्यार है। एक्चुअली है, इसलिए मैंने ये बात बोली है। अब आज हम लोग एक नए चैप्टर पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फॉर क्लास 11, जो कि बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है और ये चीज़ें बहुत टफ भी हैं कहीं ना कहीं। जब मैं अपने क्लास 11 में था तो मुझे ये चैप्टर बहुत टफ लगता था। टफ लगने का रीज़न ये था कि ये संतुलन के लिए है। संतुलन, इस चैप्टर का नाम ही संतुलन है। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है संतुलन। सन, अगर सन को मैं ऐसे लिखूं, संतुलन, अगर ये संतुलन है तो क्या इंग्लिश में आप मुझे इस चैप्टर का नाम बता सकते हैं? संतुलन का इंग्लिश में क्या हो सकता है? संतुलन का इंग्लिश में है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये क्लास 11 का है, केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम चैप्टर। ये संतुलन चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हमारे लाइफ में किसी भी चीज़ में संतुलन की कमी है तो क्या वो चीज़ें स्मूथली चलती हैं? हाँ, नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ को हमारे लाइफ में अगर चलाना है तो हमें संतुलन चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ क्लास चल रही है, अगल बगल में भी क्लास चल रही है, अगर वहाँ की आवाज़ यहाँ तक आ रही है तो क्या वो संतुलित है? एक्चुअली क्या ये रूम संतुलित है? क्योंकि यहाँ चारों तरफ क्लासेस चल रहे हैं, वो भी अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। अगर कोई मेरे बगल में बात कर रहा है, उनकी आवाज़ मेरे रूम पे आ रही है, तो क्या ये रूम के जो वॉल्स है वो संतुलित हैं? नहीं है, वो वॉल संतुलित नहीं है, क्योंकि वो उससे आवाज़, दूसरे रूम की आवाज़ मेरे रूम तक आ रही है। अब अगर हम लोगों को ये संतुलित बनाना है तो क्या हमें इस पे काम नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, राइट? ओके, तो आज हम लोग इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। इक्विलिब्रियम पे बात करने से पहले मैं आपसे कुछ नॉर्मल चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ, तो क्या ये जरूरी है कि वो भी मुझे रिटर्न गिफ्ट देगा? क्या ये जरूरी है या नहीं? कुछ लोगों का आंसर हाँ भी हो सकता है, कुछ लोगों का आंसर ना भी हो सकता है, कुछ लोगों का आंसर उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या जवाब दें। फिर से मैं पूछता हूँ, क्या ये जरूरी है कि कल मैं यहाँ से अपने घर तक पैदल गया था, तो क्या ये जरूरी है कि वापस मैं घर से यहाँ तक पैदल ही आऊं? क्या वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ रहा है? क्या ये संतुलित हो रहा है? क्या जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मैं अपने नाक के अंदर ले रहा हूं, क्या उतना ही अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैं बाहर छोड़ रहा हूं? क्या इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं? इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे? तो इन सब चीजों से ये संतुलित चीज डिफाइन होती है। अगर हमारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकलना या हमारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेना और पेड़ का अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करना, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये भी बराबर नहीं है। तो जब हम इन चीजों को बराबर कर देते हैं तो उस पोजीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ग्लास में अगर हम लोग एक ग्लास में समझ लो हॉट वाटर
हॉट वाटर ले रहे हैं, उबलता हुआ पानी, उस ग्लास में उबलता हुआ पानी। तो क्या वो उबलता हुआ पानी मैंने जब जब मैंने इसमें उबलता हुआ पानी डाला, तो ये खोला हुआ पानी क्या मैं डायरेक्ट पी लूंगा? क्या आप ये कर सकते हैं? आई होप आप कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कर सकता। मैं तो गर्म पी ही नहीं सकता। तो अगर ये आप में इतनी क्षमता है कि आप वो गर्म वाला खोला हुआ पानी आप डायरेक्टली पी लो, देन यू आर वेरी ग्रेट, बट आई एम नॉट दैट। ये गर्म पानी को जो बाहर का जो ये बाहरी जो है, बाहर के जो मॉलिक्यूल्स जो हवा में मौजूद है, वो उसको एटमॉस्फेयर के साथ, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, और भी अन्य कई सारे गैसेस हो सकते हैं। तो वो उसको मजबूर करते हैं कि वो उनके साथ मिल जाए। और मिलने से क्या होता है कि थोड़े देर बाद जब समय लगता है, तो समय होते होते इसके अंदर जो लॉट अमाउंट ऑफ जो एनर्जी प्रोटॉन्स हैं, वो हवा के साथ मिलकर इस पानी को लगभग कुछ ठंडा कर देते हैं। तब जब ये एक ऐसा फेज में आ जाता है कि भाई वो थोड़ा थोड़ा लगभग गर्म है, जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, तो वो फेज को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम उस स्टेज को बोला जाता है इक्विलिब्रियम, जहां पर हम इस गर्म खोले हुए पानी को हम ग्रहण कर सकते हैं, हम पी सकते हैं। उस स्टेज को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से सिर्फ ये गर्म पानी में नहीं है, ठंडे पानी में भी होता है। कभी कभी कुछ लोगों का आपने देखा होगा, अगर वो रेफ्रिजरेटर से ठंडा पानी निकालते भी हैं तो वो थोड़ी देर के लिए रखते हैं कि लेट इट बी नॉट सो कोल्ड, कि वो थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़े, जिससे कि वो हमारे दांतों की सेंसिटिविटी को टच ना करे, वो सेंसिटिविटी के लिए सवाल ना उठाए कि मैंने वो ठंडा पानी पिया तो मेरे दांतों में दर्द है। सो वो चीजें क्या होती है, ये एटमॉस्फेयर के साथ मिक्सअप होने के लिए करते हैं। बट ये मिक्सअप प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हर चीज संतुलन होना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर मेरे बात में संतुलन नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि कब मुझे आवाज हाई करना है और कब मुझे आवाज लो करना है, मेरी आवाज कितनी दूर तक जाए जो आपको सुनाई पड़े, और मेरी आवाज कितना लहे बोलना है जो आपको सुनाई ना पड़े, ये संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी में संतुलन ना हो तो क्या हम काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अगर हमारी बाइक एक फेज में चले ना, रास्ते पे वो असंतुलित चले, मतलब अगर मैं बाइक या गाड़ी चला रहा हूं, मैं बाइक या गाड़ी चला रहा हूं, तो इस बाइक और गाड़ी में अगर ये प्लेन रोड है तो ये इक्विलिब्रियम है, और वही ये अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि ये अंडुलेटिंग है, वो संतुलित नहीं है। तो क्या होगा, या तो मैं गिरूंगा या मेरी बाइक गिरेगी, दोनों में से कोई एक जन तो गिर जाएंगे। उसी तरीके से अगर ये असंतुलित है तो ये करना बहुत मुश्किल है। सो आपको मैंने इक्विलिब्रियम का मतलब बताया। अब इसी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम एक बात करते हैं। मैं कोई भी एक रिएक्शन लूंगा, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, N2 प्लस ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन गैस के साथ मैंने ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने से ये नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, दैट इज 2NO बन गया। अब
ये सिंबल और इस सिंबल का एक मीनिंग है। इस सिंबल को जो ऊपर वाला है दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाला है रेट ऑफ बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, तभी हम उस रिएक्शन को बोले जाते हैं दैट रिएक्शन इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन केमिकली इक्विलिब्रियम में है, वो रिएक्शन केमिकली इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर इन दोनों गैसेस को मिलाना, इन दोनों गैसेस को मिलाने का मतलब क्या है, ये कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इसको कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन। ये क्लास 10 में आपने पढ़ा है कि दो गैसेस को हमने मिला रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसका मतलब हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन से क्या हुआ, ये एडिशन रिएक्शन से हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट का नाम हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड को अगर मैं फर्दर डिकम्पोज करूं, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन करूं, अगर मैं इसको डिकम्पोज करूं तो वापस ये टूट के हमें ये मिल जाएगा, हमें ये वापस ये मिल सकता है। तो ये मिलने से हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें ये पता चलता है कि इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है, तभी उस रिएक्शन को हम कह सकेंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में है। अभी इसी से रिलेटेड मैं बात करता हूं, अगर यहां पर आपको ध्यान हो आप लोगों में से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स को, हर किसी को, हम में से हर किसी को कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक पसंद है, राइट? हर किसी को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, उस कोल्ड ड्रिंक्स में किसी को कोको कोला भी पसंद है, राइट? कोको कोला पसंद है, चाहे आप यहाँ पे स्प्राइट लिख लो, कोको कोला लिख लो, मिरिंडा लिख लो, फेंटा लिख लो, और भी बहुत सारे बेवरेजेस है। एंड आजकल तो नया चल रहा है कैंपा कोला, आजकल नया चल रहा है, चलो वो नया वाला लिखते हैं क्योंकि अभी नया वही ट्रेंडिंग में है, रिलायंस ग्रुप कैंपा कोला। टेस्ट भी लगभग सही सही है कैंपा कोला का। सो बट दिस इज नॉट हेल्दी, ये मैं कहता हूं क्योंकि ये एक शुगरी आइटम है, हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, बट वी आर जस्ट टेकिंग इट फॉर एन एग्जांपल। आपको पता है कि कोई भी जूस हो उसमें पानी होता है, राइट? कोई जूस में पानी होता है। अब बाहर से इस गैस, इस कंटेनर को, नॉट गैस, इस कंटेनर को आपको पता है कि इसमें एक गैस देके इसको यहाँ पर पैक किया जाता है। यहाँ पे एक गैस होता है, वो गैस देके इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में भी गैस मौजूद है। फॉर बेवरेजेस के लिए जो मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को बंद करने के लिए यहाँ पर एक गैस अप्लाई होता है, और उस गैस से इन लोग एक जगह पे बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई थम्स अप की बोतल को शेक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अगर हम उसको लूज करें एटमॉस्फेयर के साथ, जैसे मैं उसका प्रेशर हटाता हूं वो बर्स्ट आउट होता है, क्योंकि मैंने उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे दिया, काइनेटिक एनर्जी, तो उससे वो बाहर आना चाहते हैं जैसे मैंने उनमें एनर्जी देता हूं। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक गैस देकर इसको पैक किया जाता है, उन मॉलिक्यूल्स को प्रेशर अब दिया जाता है कि तुम लोग अपनी जगह पर बैठे रहो। और थोड़ा भी मैं उसको शेक करता हूँ, मतलब यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स को मैं
डिस्टर्ब करता हूं तो वो भी प्रेशर में आना शुरू करते हैं। बट जब तक मैं इस यहां से गैस को रिलीज नहीं करूंगा तब तक ये ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि ये प्रेशर लॉक होता है। अब इस पानी के साथ जब ये CO2 जो बाहर से जो गैस दिए कार्बन डाइऑक्साइड जब ये मिलता है तो क्या ये कुछ नहीं बनता होगा? यस, बनता है। पानी के साथ H2O plus CO2 gives us H2CO2। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में था, और हमें रिजल्ट भी लिक्विड मिलेगा। सो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके हमें मिलता है डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके हमें मिला डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट। सो इस पॉइंट को समझाने से पहले मैंने आपको इस पॉइंट के बारे में कहा था कि मैं यहाँ पर जब एनर्जी देता हूं तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हिलते हैं। सो इस हिलना को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मूवमेंट। और क्या कहते हैं? मोशन। तो इस हिलना का मतलब ही होता है मोशन या फिर मूवमेंट, और मूवमेंट और मोशन से बनता है डायनेमिक नेचर, दैट इज डायनेमिक। और इसका मतलब यही है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑलरेडी मूवमेंट कर रहे हैं, बट उनको हमने प्रेशर से क्या कर रखा है? एक ही जगह पे मूवमेंट करने के लिए मजबूर कर रखा है कि वो डिस्टर्ब ना हो। सो उस मूवमेंट को बोलेंगे डायनेमिक, और जो हम लोग ने उनको प्रेशर में रखा है उस प्रेशर को बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि वो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अपने स्टेट में हिल रहे हैं, बट उनको जो हमने प्रेशर दिया है कि वो संतुलित रहे, उस प्रेशर को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और यही डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसके साथ कनेक्टेड है? केमिकल के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ ऐसे कनेक्टेड है। नाउ अब मैं अगर एग्जांपल के तौर पर एक और ले लूं, दैट इज N2 प्लस 3H2, जहां पर नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। अब इन दोनों को मिला के बनेगा 2NH3। 2NH3 का मतलब ये क्या है? ये भी गैस है। तो इस गैस का नाम क्या है? अमोनिया। तो ये भी रिवर्सिबल है। अब एक नया वर्ड आया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मैंने कब कहा था? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड अगर इक्वल होगा तभी ये केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, और ये इक्विलिब्रियम होगा तभी वो रिएक्शन क्या होगा? रिवर्सिबल कहलाएगा। कि हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, और उसी नाइट्रस ऑक्साइड को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो वापस वो टूट के हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। इस सिंबल का मतलब ही ये होता है कि ये रिवर्स हो सकता है, ये रिवर्स हो सकता है। उसी तरीके से ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। सो इस वीडियो में मैंने आपको एक साथ में इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट समझाया, जहां पर मैंने आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बताया, रिवर्सिबल क्या होता है वो बताया। अब अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा
कि सर हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके ऊपर मिलेगा, वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज पे डिपेंडेंट है। अगर मैं यहां पर एक रिएक्शन बना दूं, ये एक जनरल रिएक्शन है, ये एक जनरल रिएक्शन है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड किस पे डिपेंडेंट है। एक्चुअली में वो किन चीजों पे डिपेंडेंट है, उस चीज को जानकारी के लिए आप देखो कि ये और ये चीज लगभग सेम जैसा दिख रहा है, ये फॉरवर्ड वाली चीजें और ये बैकवर्ड वाली चीजें और ये, तो इन सब चीजों के पहले ये एक जनरल इक्वेशन है जो आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है। इन जनरल इक्वेशन में ए एंड बी क्या है, ए एंड बी रिएक्टेंट है और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट। So rate of forward reaction always is dependent upon reactant. Rate of a reaction is always dependent upon number of reactants. और उसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। सो आगे फर्दर हम लोग इस वीडियो पे और भी काम करेंगे कि अगर मैंने आपको इस वीडियो में कहीं कोई क्लू दिया है, मैंने आपको कहीं पे इस वीडियो में एक क्लू दिया है जो आपको जानना है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जाऊंगा, और मैंने एक्चुअली वो चीज़ें जानबूझ के मैंने कहीं पे आपको क्लू में एक ट्रिक से कहीं पे एक चीज़ आपको एक्चुअली मैं बता ही दे रहा हूँ, मैं कहीं पे मैंने एक चीज़ थोड़ी सी गलत बोली है। अब मैं जानना चाहूँगा कि वो चीज़ मैंने कहाँ गलत बोली है। ये ट्रिक वीडियो है, कहीं पे मैंने थोड़ा सा एक ट्रिक खेला है। अब मैं देखूंगा कि आप लोग वो ट्रिक पकड़ पाते हो या नहीं, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो ट्रिक लिख पाते हो या नहीं। जल्द से जल्द इस वीडियो को पढ़िए, एक्सप्लेन कीजिए अपने आप की कॉपी में लिख लिख के और रिवाइज कीजिए। थैंक यू।